गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। 8:30 बज रहे हैं सुबह के और 1 डिग्री टेम्परेचर है। और अभी मैं इसको फ्रंट की तरफ करूँगा तो आप देखिएगा कि ढलती मार्च में उगती हुई बर्फ़। और ये उन लोगों के लिए है जो ये समझते हैं कि जनवरी फरवरी ही यहाँ पर है। नहीं, यहाँ मार्च में भी बर्फ़ पड़ती है। 2 इंच के करीब पड़ी है अभी तक, लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। वायरस की वजह से मैं बाहर नहीं निकलता हूँ, ना मैं सुबह की वॉक के लिए जाता हूँ, क्योंकि वॉक के लिए मैं जाता था वहाँ पर स्क्वायर 1 मॉल में। वो इस वक्त कोई होगा नहीं वहाँ, अभी भी मैं कह सकता हूँ। आज मेरा सुबह जाने का इरादा था कास्को, क्योंकि कास्को में लाइनें लगी हुई हैं और तमाम यहाँ के जो वो हैं ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह हैं, सब पे लाइनें हैं। सिर्फ एक वक्त में 5 लोगों को या 10 लोगों का लंबी लंबी लाइनें हैं बाहर अलाउ करते हैं, ताकि स्टोर के अंदर रश ना हो। एक वक्त में 30 से 40 लोग, बड़े बड़े स्टोर हैं, लेकिन उसके बावजूद वी जस्ट नीड टू कंट्रोल द नंबर ऑफ पीपल इनसाइड द स्टोर। तो आज मेरा इरादा, अच्छा इन्होंने क्या किया यहाँ पर 7 से 8 जो है मोस्टली जो बड़े बड़े स्टोर है उन्होंने सीनियर सिटीजन्स के लिए किया हुआ है। और सीनियर सिटीजन में उन्होंने रखा हुआ है गालिबन 55 से ऊपर। तो आज मेरा इरादा था कास्को जाऊँ, जाके अपनी मेडिसिन वगैरह का ऑर्डर करूँ। एनी हाउ, लेकिन नहीं मैं निकल पाया। अभी इस वक्त 8:30 हो रहे हैं, तब तो बेकार। चले मैं इसको आगे की तरफ करता हूँ ताकि आप देखिए ढलती हुई मार्च में बढ़ती हुई बर्फ़। चले जी व्यूअर्स, तो मैंने जान के ये रोका हुआ था ताकि मैंने आप लोगों के सामने वाइप करूँगा कितनी बर्फ़ यहाँ पर पड़ी हुई थी। बर्फ़ गिर रही है, बर्फ़ गिर रही है। इंटेंसिटी नहीं है, किसी किस्म की कोई इंटेंसिटी नहीं है। 2 इंच के करीब पड़ी है सो फार। और ज़्यादा बर्फ़ नहीं है। तो चलें व्यूअर, मैं निकलता हूँ और काफ़ी लेने जा रहा था मैं। इस दौरान में एक आध बात भी कर लेंगे। जी भैया, बर्फ़ कोई ख़ास नहीं है। बर्फ़ इस सेंस में कह दें कि 2 इंच के करीब पड़ी और सारी स्लश की तरह है। मुझे वाइपर चला के दिखाने का मकसद यही था कि आप लोग देख पाते कि बिल्कुल ऐसी है जो वाइपर से भी हट जाए। कोई ऐसी नहीं है, क्योंकि ये 4 साढ़े 3 बजे या 4 बजे करीब मैंने रात में इत्तेफाक से उठा था, तो उस वक्त बर्फ़ पड़नी शुरू हो गई थी। लेकिन अच्छा मंजर है, इट्स नाइस, अच्छा लग रहा है देख के। दरख्तों के ऊपर भी आप देख सकते हैं। तो ये मार्च की बर्फ़ है। मार्च की बर्फ़ इसी तरह ही होती है। इसके अंदर कोई इतनी ज़्यादा चिड़ियाँ देखें, ये सारी देख के सुबह के वक्त बड़ा ही अच्छा लग रहा था। जब मैं पीछे बैकयार्ड की तरफ खड़ा था, तो अब ये धोखा हो जाता है इन चिड़ियों के साथ, बेचारियों के साथ, जिसमें रॉबिन है, ब्लू जेज है और कार्डिनल। ये 3 चिड़ियाँ जो है, वैसे तो फाख्ता और कबूतर और ये सब तो होते ही हैं यहाँ पर, या ब्लैक आई जिंको करके एक बड़ी खूबसूरत, जिसकी बैली जो है वाइट होती है, ऊपर से सारी ब्लैक होती है। बड़ा ही खूबसूरत ब्लैक एंड वाइट का एक कम्बिनेशन होता है। तो वो सब तो होती है विंटर में, लेकिन ये 3 जो है ना, रॉबिन, ब्लू जेज एंड कार्डिनल कोई ढीठ किस्म की होती हैं तो वो रह जाती हैं, अदरवाइज मोस्टली चली जाती हैं। तो मैंने कहा तुम लोगों के साथ आज धोखा हो गया। तो इस वेदर में वो, क्योंकि इसमें जो रॉबिन है वो कीड़े खाती है ज़मीन से निकाल के, तो वो बेचारी जो है, सो उसके लिए कीड़ा निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा।
स्नो जो हटाते हैं उनका ट्रक जो है यहाँ खड़ा है, लेकिन हटाने के लिए ऐसा कुछ है नहीं क्योंकि ये स्लश है। वेदर की वजह से ये स्लश बन चुकी है। और लाइट बना लो, लाइट बना लो। जी ये है हुसैन फैज साहब। मैं सिर्फ एक कमेंट है उसका जवाब दूंगा। ये बड़ा कॉमन जनरल और बहुत ही फेमस से मुराद ये है कि ये वो क्वेश्चन है कोई पूछता है मुझसे, जबकि आजकल गूगल का और इंटरनेट का ज़माना है। अस्सलाम वालेकुम, I want to relocate to Canada. Could you please let me know the step-by-step process and the amount it will take? And one more thing, sir, if you don't mind, क्या आप अल हुदा एकेडमी के एरिया के पास रहने में क्या खर्चा आएगा, इस बारे में बता सके? आई एम फ्रॉम इंडिया। चले इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। मुझे एक्चुअली मैं दूर हो रहा हूँ अपने मकसद से, क्योंकि मुझे कॉफ़ी लेने के लिए निकला था। अब मैं अपनी करीब वाली दुकान भी छोड़ चुका हूँ इस बर्फ़ की वीडियो बनाने के चक्कर में। चले अब मैं इस तरफ जाता हूँ। हाँ जी, चले इसका जवाब देते हैं। प्लीज़ लेट मी नो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो हुसैन फैज साहब नंबर 5 इन्होंने लिखा है, हुसैन फैज 5। वन डे देखो इनका आया था। तो भाई इसका प्रोसेस जो है मैं सबके लिए बता रहा हूँ। देख, अव्वल तो गूगल में जब आप इमिग्रेशन कनाडा डालेंगे आपको भरमार मिल जाएगी। आप जिस भाषा में भी देखना चाहते हैं तो गूगल के अंदर उस भाषा का भी इंतज़ाम हुआ है, जिस ज़बान में भी। कनाडा आने के जो Canada.ca के ऊपर और बहुत सारी साइट्स हैं या जिसकी थोड़ी बहुत भी जानकारी है। There are over 80 ways to come to Canada. 80 से ज़्यादा तरीक़ेकार हैं, लेकिन हर एक के केस पे डिपेंड करता है। क्या आप स्किल्ड लेबर में आ रहे हैं या एक्सप्रेस एंट्री के स्किल्ड लेबर है, फेडरल स्किल्ड क्लास है, फिर वो PNP पे आ जाती है, फिर रूरल है, पायलट प्रोजेक्ट्स हैं। सो देयर आर सो मैनी। और अनस्किल्ड के ऊपर भी है, वर्क परमिट्स भी हैं। तो तरीक़ेकार तो बहुत है। ये डिपेंड करता है कि ये सागा फीचर स्टार्ट से देखें बर्फ़ में भी काम, वर्कर जो है ऊपर काम कर रहे हैं। आई डोंट नो डिस्टेंस इन्होंने रखा हुआ आपस में, क्या नहीं रखा हुआ है। अरे खींच ले यार, लाइट बना लो बाबू, बना लो। लाइट टूटी है उस्ताद, ये थोड़ी सी छोटी सी टूटी है लाइट, मुझे लगता है। तो उसको मुझे डिलीट कर देना चाहिए। पुलिस वाला देखेगा तो टिकट दे देगा कि उसके बाद वो लैबोरेटरी प्रूफ है भाई, कैमरे वाला प्रूफ। क्योंकि जिस स्पीड पे गाड़ी थी मेरी उस वक्त, वो बर्फ़ ऐसी नहीं है। मेरे लिए वहाँ पर ब्रेक लगाना जो है ना मुनासिब नहीं था, गाड़ी जो है स्लिप कर जाती। इसलिए मजबूरन जो है ना मुझे, अच्छा यहाँ ये भी होता है अगर आपका खुदा ना खासा कोई एक्सीडेंट होता है तो जो रिपोर्ट मिलती है उसके अंदर ये होता है कि वेदर कंडीशन क्या थी, वेदर कंडीशन क्या था या थी, आई डोंट नो। मौसम को क्या कहेंगे, मौसम अच्छा है, मुज़क्कर हुआ। तो वेदर मौसम की क्या हालत थी, रोड स्लिपरी थी, बारिश हो रही थी, बर्फ़ हो रही थी, स्लिट्स था या क्या था। तो उस वक्त जो मेरी पोजीशन थी वो, अव्वल तो मैंने लेट देखा, अगर पहले देख लेता तो हो सकता मैं ब्रेक लगा लेता, लेकिन जब मैंने देखा अगर उस वक्त मैं ब्रेक लगाता तो हो सकता है कि मैं गाड़ी को, ये देखें व्यूअर, ये वन ऑफ द बिजी, ये सामने कैथलिक चर्च है गालिबन, और राइट साइड पे ये कैथलिक स्कूल था, लेकिन सब बंद होने की वजह से हर चीज़
जो है ना बिल्कुल हूँ का आलम है। दिस इज़ कॉल्ड लॉकडाउन। मैं इसे लॉकडाउन तो नहीं कहूँगा, लेकिन लोगों ने वाकई यहाँ पर अपने आप को आइसोलेशन में खुद ही रखा हुआ है। Yes. Can I have a large coffee with just give me milk. How many milk? Just one milk and one sugar too. One milk, one sugar. Anything else? No, that'd be all. Thank you very much. Thank you. टिम होटन की जो यहाँ ये है इस वक्त, यहाँ पीछे तक गाड़ियाँ होती थी। पैसे निकालूं इससे पहले कि दो महीने यार। Good morning. Yeah, that's what I was trying to get it. Yeah, I got it. थोड़ा क्रू ही अरबी होगा। वाहिद वरा, वरा क्या होता है? अगर कोई अरबी सुन रहा हो तो बता सके। वाहिद वरा आपस में बात कर रही थी। ये इलाका जो है ना काफ़ी इमिग्रेंट्स का इलाका है ना। ये सामने वाला, लेकिन पीछे जो थी सारी जो अपार्टमेंट बिल्डिंग्स थी सारे यहाँ पर मिडल ईस्ट से और इंडिया पाकिस्तान, ये सारी बिल्डिंग्स जो है उससे भरी हुई है। लेकिन काफ़ी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है। अरे भाई बांध रहा हूँ बेल्ट, क्यों तंग कर रही हो? पैसे निकालने के लिए बेल्ट खोलनी पड़ती है ना भाई। अच्छा वीर, तो प्रोसेस की जब बात कर रहे थे तो प्रोसेस हर एक का डिफरेंट है, केस टू केस डिपेंड करता है। मैं दोबारा कहता हूँ कि इनका जिस बीच में इंटरप्शन इतनी ज़्यादा हुई कि आई कुडंट फोकस इट। कि एक ये साहब है हुसैन साहब, इनको रीलोकेट होना चाहते हैं इंडिया से कनाडा। इनको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पता करना है, खर्चा कितना आएगा। और ये अलहुदा क्या खर्चा आएगा, और ये के अलहुदा एकेडमी के एरिए के आसपास रहने में क्या खर्चा आएगा। देखें, अगर दो बातें यहाँ पर आई हैं। लेट मी एनालाइज दिस होल कमेंट। इसका मतलब है कि आप, अरे यार मैं सही जा रहा हूँ ना बाबू, या अच्छा, जब आपको अलहुदा का पता है, अलहुदा जिस इलाके में हूँ यहीं पर ही अलहुदा है, मिसागा के अंदर बेतहाशा। यहाँ पर चूँकि ये मुसलमानों की एक अच्छी खासी आबादी, यहाँ पर इकरा, अलहुदा, तौहीद, जामे इस्लामिया, यू नेम इट वी गॉट इट। जिस तरह मैं अक्सर अपनी वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ कि मैं जिस इलाके में रहता हूँ, मेरे आगे पीछे 7 मसाजिद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 7 मसाजिद, और जिनमें सब जगह जमात से नमाज, तो सोशल डिस्टेंस का जिस तरह रखा गया है उसकी वजह से जमात नहीं हो रही। तो अलहुदा इसी इलाके के अंदर है, और यहाँ रहने के लिए अगर आप किराए पे रहते हैं तो 1500 से 2000 में आपको बेसमेंट मिल जाएगी। इनिशियली एक कमरे का लेंगे तो आपको 1800 से 2200 के अंदर एक कमरे का मकान मिल जाएगा। अच्छा, तो इसके आसपास रहने में क्या खर्चा आएगा, तो ये मैंने आपको किराए के बारे में बता दिया। अब चलते हैं इमिग्रेशन की तरफ। तो जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में कहा कि 80 वेज हैं आने के, और मैंने वो सब बता दिया आपको, एक्सप्रेस एंट्री का और सारे प्रोग्राम्स का। तो जिस तरह मैं कह रहा था, जिक्र कर रहा था कि अलहुदा के बारे में अगर आपने गूगल किया और आप इतने ज़्यादा इंटरनेट के ऊपर हैं कि आपने ढूंढ के अलहुदा निकाल लिया, तो मेरा ख्याल है कि अगर आप इमिग्रेशन का निकालें तो आपको सारे प्रोसेस का पता लग जाएगा स्टेप बाय स्टेप। हर प्रोग्राम के प्रोसेस डिफरेंट है, हर प्रोग्राम का
आई मीन डेफिनेटली एक्सप्रेस एंट्री या पीएनपी वगैरह, मुझे सबका आपको प्रोफाइल बनाना है, ये जो भी है। फिर एंटरप्रेन्योर वीज़े का है, एंटरप्रेन्योर के अंदर आपको फंड्स चाहिए। तो स्टूडेंट का है, आपको पता ही है कि आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस किसी यूनिवर्सिटी से चाहिए, आइल्स चाहिए। स्किल्ड और नॉन स्किल्ड वर्क परमिट का है तो उसकी भी डिफरेंट स्कीमें हैं। तो ये प्रोसेस है, आप किसी भी उस पर चले जाएं इंटरनेट पे, इमिग्रेशन वैसे ही कर दें, इमिग्रेशन 101 टू कनाडा, या कनाडा इमिग्रेशन 101 कर देंगे तो उसमें बेतहाशा आपको डिफरेंट प्रोसेस मिल जाएंगे। तो मैं नहीं समझता कि मैं आपको ना स्टेप बाय स्टेप या किसी उसका, आप canada.ca पे चले जाएं, canadavisa.com पे चले जाएं, और एक नहीं, मैं समझता हूँ कि क्लोज टू ओवर 50 या 100 जो है ना कंसल्टेंट्स, इनकी अपनी अपनी वेबसाइट्स हैं। आप कोरा पे जा क्वेश्चन मारें, QUOR है, उस पर डालेंगे, उसमें से भी आपको पता लग जाएगा। तो प्रोसेस तो हर एक एप्लीकेंट का, हर एक कैटेगरी का, टू सम स्पॉन्सरशिप का जिस तरह एक प्रोसेस है। आई डोंट नो कि आप मैरिड हैं कि नहीं हैं। अगर मैरिड हैं तो खैर वो आपने चांस ख़त्म हो चुका है। अगर मैरिड नहीं है और आप रिश्ता यहाँ करते हैं तो स्पॉन्सरशिप का डिफरेंट है, दैट्स कॉल्ड स्पॉन्सरशिप। तो देयर आर सो मैनी डिफरेंट वेज। क्राइटेरिया टफ है इन तमाम प्रोसेस के अंदर। पुलिस सर्टिफिकेट चाहिए होता है, आपको मेडिकल चाहिए होता है, ऑब्वियसली आपको अपना प्रोफाइल बनाना होता है एप्लीकेशन के लिए, और आप अपने आप को एसेस करते हैं। और आप अगर आप एंट्रीज वगैरह, मैं एक नटशेल में बना रहा हूँ कि हो सकता है कि कंफ्यूजिंग भी हो कुछ लोगों के लिए, कि अगर आप किसी स्किल्ड बेस पे जाते हैं तो फिर आपको CRSS स्कोर वगैरह निकालना पड़ता है, पॉइंट्स निकालवाने पड़ते हैं। इंग्लिश के कोर्सेज हैं आइल्स वगैरह का, या KLECE, कल मैं देख रहा था एक CAEL, कैनेडा एकेडमिक इंग्लिश लर्निंग, समथिंग लाइक दैट। उसी में रात के 3:30 बज गए, क्योंकि मैं सिर्फ अब तक टॉफिल है, आइल्स है, ये केल का मुझे नहीं पता था। तो जब मैं पढ़ने बैठा तो इट वाज सो इंटरेस्टिंग कि किस तरह उनकी जो 4 मॉड्यूल हैं, लर्निंग, आई मीन रीडिंग, स्पीकिंग और राइटिंग, और डिफरेंट जो है लिसनिंग, किस तरह है। और वाकई बड़े ही प्रोफेशनल अंदाज से वो भी एक होता है, और वो कैनेडियन बेस्ड है, क्योंकि आइल्स वगैरह के लिए साथ तो चक्कर आ जाता है इंग्लिश उसकी एक्सेंट का। इवन आइल्स का मैं एक टेस्ट कल बैठा हुआ दे रहा था, और अगर बताऊंगा तो आप लोग हंसेंगे मेरे ऊपर। मुझे कहता हूँ मैं 35 से 40 साल हो गए, मेरे 6 ही बैंड आए। आई वॉज सरप्राइज्ड, क्योंकि मैं आई वॉज एक्सपेक्टिंग, ओ गली कोई नहीं भाजी, मैं तो 8 बैंड लेके आऊँगा, लेकिन मेरे 6, क्योंकि एक्सेंट है, ब्रिटिश एक्सेंट। हम लोग यहाँ नॉर्थ अमेरिका में रहे, दो वी अंडरस्टैंड, लेकिन एकेडमिक इंग्लिश समझने के लिए यू नीड टू नो द गुड एक्सेंट। तो मैं फ्लंक हो गया, मेरे 6 बैंड आए उसके अंदर। तो आपको आइल्स की तैयारी करनी पड़ती है। मैं एक किस्म का सैम्पल टेस्ट कर रहा था, क्योंकि उसके ऊपर इंटरनेट पे काफ़ी सैम्पल टेस्ट हैं, तमाम इनके भी, टॉफल के भी हैं, केल के भी हैं, और इसके भी हैं। तो आपको आइल्स करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये एक प्रोसेस है कि एक लेंथी प्रोसेस है। अगर आप एक्सप्रेस एंट्री वगैरह में जाते हैं तो 6 महीने से साल में हो जाता है। और लेकिन फिर वही आ जाती है बात आपकी क्वालिफिकेशन पे, आपके क्रेडेंशियल्स पे, आपके एक्सपीरियंस पे, और वो फिर वो एक्सप्रेस एंट्री के अंदर आप देखेंगे कि उनमें क्या क्या चीज़ें चाहती है। तो नेट के ऊपर सभी कुछ है। तो चलें, आई होप कि आई आंसर्ड योर क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन मेरे पास आते हैं तो मुझसे ये नहीं होता कि मैं जवाब ना दूँ। राबिया बतरूल जी ने कहा ब्यूटीफुल व्यू, हैप्पी टू सी दोज हाउसेज एंड देयर रेट्स एज वेल। हाँ, ये मेरी पिछले क्वेश्चन आंसर की जब पिछली पार्ट 2 बनाई उसके बारे में। या दो दैट इज अनबिलीवेबल एरिया, क्योंकि यहाँ रेट्स इस तरह चलते हैं कि अगर आपका मकान जो है वो 1500 से 2000 स्क्वायर फीट के ऊपर होता है, मैं जो अपने हिसाब से देखता हूँ, तो वो मकान जो है आपका 6.5 लाख, 7 लाख, 7.5 लाख, 8 लाख तक का होगा। फर्ज की बात कर रहा हूँ इन जनरल, यानी कि 1500 से 2000 से अगर 2500 स्क्वायर फीट का मकान है
यकीनी बात है उसके अंदर कैटेगरी आ जाती है। अब इसके बाद जो होते हैं 2000 स्क्वायर फीट से ऊपर के जो मकान होते हैं मोस्टली डिटैच्ड ही होते हैं। जिस तरह की ये सारे मकान आपको जो दाएं बाएं नज़र आ रहे हैं ये सब डिटैच्ड मकान है। और जिस तरह मैं कई वीडियोस में बता चुका हूँ था मकानों के बारे में, कांडोज होते हैं, फिर टाउन हाउसेज होते हैं, टाउन हाउसेज में भी डिटैच्ड होते हैं, फिर सेमी डिटैच्ड होते हैं, फिर रो टाउन हाउसेज होते हैं। जो लंबी एक ये जो लेफ़्ट साइड पे जो कम्युनिटी आ रही है इस एग्जिट के बाद नॉट दिस वन, ये लेफ़्ट साइड पे ये गेटेड कम्युनिटी टाइप की कहते हैं इसको, जो लेफ़्ट साइड पे है ये बिल्कुल जो इस वक्त जो लेफ़्ट है ये जिसके ऊपर ये वो बनी हुई है छोटी सी मुल्टी सी जो बनी हुई थी, अब ये गेटेड कम्युनिटी टाइप की है। इसके अंदर रो टाउन हाउसेज हैं सारे। ओह तो हाँ, तो फिर जब 2000 से ऊपर मोस्टली जाते हैं तो वो डिटैच्ड होते हैं। तो वो जो है अरेंज करते हैं डिपेंडिंग ऑन द एरिया, बट मिसागा ब्रैम्पटन की बात कर रहा हूँ, वो तकरीबन रेंज करते हैं 7.5 से लेके 8.5 9.5। ये मैं 2500 स्क्वायर फीट की बात कर रहा हूँ। अगर वो क्लोज टू 2500 स्क्वायर फीट के है, मैं 2021 तक का तो हो जाएगा 8 लाख का, लेकिन अगर वो क्लोज टू 2500 स्क्वायर फीट पे है तो वो 1 मिलियन से ऊपर चला जाता है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन अगेन एंड द लोकेशन। बट इन मिसागा एंड ब्रैम्पटन इज प्रीटी मच द सेम प्राइस, इवन इन मिल्टन नाउ द सेम प्राइस, ओकविल इज द सेम प्राइस। 2500 से ऊपर चले जाते हैं तो मिलियन प्लस की कहानी शुरू हो जाती है। 3000 से ऊपर चले जाते हैं तो 1.5 मिलियन हो जाता है। और अगर उससे भी बड़ा है 4000 स्क्वायर फीट का है तो वो 2 मिलियन प्लस होता है। तो दिस इज हाउ द, तो ये देख लें लोग जो जवान लोग, बर्फ़ हटाने वाली कहानी नहीं है, ये खुद ब खुद ही पिघल जाएगी क्योंकि ये मार्च की बर्फ़ है। मार्च की बर्फ़ इतनी मेहनत तलब नहीं होती क्योंकि वॉकवे वगैरह जितने भी हैं, लेकिन ये जो साहब जो कर रहे थे ये बहुत ही जवान है, इनको हर वक्त एक्टिव रहते हैं, हालांकि रिटायर्ड हैं लेकिन ही इज़ अ वेरी एक्टिव गाय, आई हैव नो आइडिया। ये बेल में इन्होंने काफ़ी अरसे काम किया और ही इज़ वेरी वेरी एक्टिव, ऑलवेज ऑन द गो। कभी गाड़ी साफ़ कर रहे होंगे, कभी अपना गार्बेज कैन साफ़ कर रहे होंगे, कभी अपना ड्राइवे साफ़ कर रहे होंगे, ही इज़ ऑलवेज ऑन द गो। तो चलें व्यूअर, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लाइक आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, एक सिर्फ बेचैनी सी थी, कॉफ़ी भी हो गई है, मार्च ढलती मार्च में गिरती बर्फ़ अब ये देखें ख़त्म हो चुकी है। अब मेरा ख्याल इसके बाद कुछ कहानी नहीं होगी। और टेम्परेचर आज क्या चले ये भी बता देता हूँ। आज टेम्परेचर क्या हो, इस वक्त 0 डिग्री टेम्परेचर है। एक तो ये फ़ोन नहीं चलता अगर मैग्नेट के ऊपर हो। अच्छा जी, तो मैं टेम्परेचर बताऊँ क्या है इस वक्त नहीं बता सकता क्योंकि वाईफाई सामने घर के, वाईफाई भी पकड़, अच्छा जी आ गया, और मेरा डाटा भी पकड़ रहा, वो दोनों आपस में जंग कर रहे हैं। तो मिसागा में अब नहीं आ गया। अब मार्च का टेम्परेचर आज हाई 3 है, माइनस रात में 1 होगा, -1 होगा रात में। ट्यूसडे को 5 है, वेडनेसडे को 7 है, थर्सडे को 12, फिर 7, 7, 8, 9। तो ये जो है ना इसी तरह चलता रहेगा। और इस वक्त टेम्परेचर क्या फील लाइक -3 है। इट वॉज नाइस वेदर आउटसाइड। -3 कहने को है, मैं बड़ी लाइट जैकेट के अंदर हूँ ये, और कोई ग्लव्स वगैरह भी नहीं, अंदर सिर्फ टी-शर्ट है। तो इट्स नाइस वेदर, इट्स रियली नाइस वेदर। तो चले यार, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लाइक आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियोस। एक वीडियो बराए वीडियो स्नो की वजह से मैंने बना दी है, उसमें एक आधा आड़ा तिरछा आंसर भी दे दिया है। तो इमिग्रेशन के सिलसिले में मैं यही उन भाई के लिए कहूँगा कि भाई गूगल के ऊपर सब कुछ है, किसी भी कोई कंसल्टेंट की साइट उठा लें, उसके अंदर आपको पूरा प्रोसेस मिल जाएगा। उसमें ना मिले canada.ca पे चले जाए, canadavisa.com पे चले जाए, और मेरा जो फेसबुक है उसके ऊपर भी मैं क्या नाम है, अक्सर मैंने इमिग्रेशन से रिलेटेड जो न्यूज़ आ रही हैं वो डाली हुई हैं। और स्टूडेंट्स के लिए चले लगे हाथों बताता चलूँ, और उनके लिए जो जिनकी इमिग्रेशन हुई थी और टिकटों का इंतज़ार कर रहे थे और फ्लाइटें वगैरह सारी बंद कर दी गई हैं। तो 16 मार्च से वो ये सारे अनाउंसमेंट वगैरह हुए थे, उससे पहले जिनका हो चुका था या जिनको थे वो उनको एग्जाम्पशन मिलती है आने के लिए, लेकिन वो भी मैंने अपने उस पर डाली हुई है मेरे फेसबुक के उसके ऊपर canada.ca का पूरा लिंक डाला हुआ है। उसमें आप देख सकते हैं कि एग्जाम, और वैसे भी जो है उनको पता भी लग गया होगा, लेकिन पब्लिक की जानकारी के लिए कि स्टूडेंट्स वगैरह जो हैं तो उनके किसी का कोई केस ख़राब नहीं हुआ है। रेस्ट एश्योर्ड, वेट फॉर द इंस्ट्रक्शंस, और अभी वो ट्रैवल करने की कोशिश ना करें।
तो चलें व्यूअर, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद. लाइक आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज